हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और ये जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर होता है। तो देखेंगे हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग या हम कहें डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइनिंग इट्स कॉम्पिटिशन। देखिए इसका क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड। ये किस चीज़ की प्रोसेस है कि हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट को हम असेस करना चाह रहे हैं इसकी हेल्प से। एंड डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन। डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन से मतलब यहाँ पे है कि हम किस किस तरह की कैपिटल यहाँ पर लेंगे, किस किस तरह से, मतलब यहाँ पे है आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल यहाँ पर क्या होंगे। मतलब जो सोर्सेज हैं वो आपस में compete कर रहे हैं कि आप कौन से वाले सोर्स को यहाँ पे लेना चाहेंगे। जैसे आप किसी भी अपनी नीड के लिए इक्विटी जो है उससे फंड रेज कर सकते हैं या फिर डिबेंचर से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन। उसके बाद है it is the process of framing financial policies in relation to procurement, investment and administration of funds of an enterprise। अब इसका क्या मतलब है कि ये किस चीज़ की प्रोसेस है, आप इसकी हेल्प से अपनी फर्म की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो हैं उनको फ्रेम करेंगे, वो बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे आप फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से। तो उन पॉलिसीज़ में क्या क्या होगा, प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसीज़। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी से मतलब है कि फ़ंड आप रेज़ कहाँ से करें, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें, और फिर उन सब फंड्स की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आती हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग में नेक्स्ट टॉपिक कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है वो है डिटरमाइनिंग कैपिटल। कैपिटल से मतलब यहाँ पे है कि हमें कितने फंड्स की ज़रूरत होगी। ये नीड्स जो हमें बतानी है ये भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस के अंडर आती है। उसके बाद डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब है हमारा कि किस किस तरह की जो हम कहें सिक्योरिटीज़ से हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है अपनी फर्म का। जैसे हम उसमें इक्विटी लें, हम उसमें डिबेंचर्स लें, हम उसको लोन के थ्रू कैपिटलाइज़ करवाएं, किस तरीके से हम उसको कैपिटलाइज़ कराएं और कितना पार्ट रखें, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 पार्ट हमारे पास इक्विटी है और 1 पार्ट हमारे पास डिबेंचर्स है। तो ये हमारा इस तरह का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये हमने किस चीज़ के बेसिस पे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिस पे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। फिर है फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़। हमारी पॉलिसीज़ किस तरह की होंगी, क्योंकि पॉलिसीज़ के बेसिस पर ही हम प्लान्स बनाते हैं। तो पहले हमें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेम आउट करनी पड़ेंगी, और वो पॉलिसीज़ किसके बेसिस पे होगी कि हम क्या प्लान करके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे छोटे लेवल के प्लान्स बनते हैं। फिर इसके बाद है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज या स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, जो फंड्स हैं या हम फाइनेंस की बात करते हैं वो बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है, वो हमें ऐसे ही नहीं मिलता। सबसे पहले वो हमें फ्री में नहीं मिलता, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें देनी पड़ती है। दूसरी बात, हमारे पास नहीं होता, हमें कहीं से अरेंज करना पड़ता है। तो ये सभी सिचुएशंस हैं और ये ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। इन सभी चीज़ों में फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। टाइप्स से मतलब यहाँ पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं इसको टाइम के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे 3 तरह के टाइम की बात हुई है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम विद इन 1 ईयर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं हमारे करंट एसेट्स की, जो हमारी डे टू डे नीड्स की रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए है। दूसरा है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में हमारी 1 से 5 साल तक के बीच की बात होती है। तीसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 ईयर्स की बात होती है, ये 5 to 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम फाइनेंशियल प्लानिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं, किसके बेसिस पर, टाइम फ्रेम के बेसिस पर। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सिग्निफिकेंस के बारे में कि फाइनेंशियल प्लानिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस से मतलब है
कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन चीज़ों में ये हमें हेल्प करती है। ये जो सिग्निफिकेंस है ये ऑब्जेक्टिव से भी बन सकती है। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पहले डिस्कस करे थे लगभग वैसी सी ही सिग्निफिकेंस बनती है, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं वो ज़रूरी होते हैं, तभी हम पूरा उनको करने की कोशिश करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट होते हैं तो वो उसकी इम्पॉर्टेंस अपने आप हो जाती है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कुछ एक चीज़ें लगभग वैसी सी ही हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करी थी। जैसे हमने ये पॉइंट डिस्कस करा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और हेल्पफुल इन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों वहाँ पे डिस्कस हो गए थे। ये थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्कस नहीं हुआ था, एफिशिएंट ऑपरेशंस इन बिजनेस। एफिशिएंट से मतलब है स्टूडेंट्स कि आप कितने कम इनपुट में कितनी ज़्यादा आउटपुट अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। इनपुट से मतलब है आप रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत लग रही है, उसमें आपका पैसा लग रहा है, तो जितने कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे उसको कहेंगे आपकी एफिशिएंसी। तो अगर आप बेटर एफिशिएंट अपने ऑपरेशंस को रखना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू प्लान बेटर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसी में आपकी हेल्प करती है। यहाँ पर आप प्लान ही कर रहे हैं ताकि जो भी आपके ऑपरेशंस हो बिजनेस के, सारी चीज़ों से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, वो सभी एफिशिएंट हो। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस से यहाँ पे मतलब है कि अगर आप अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप कोई नई ब्रांच लगाना चाहते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हेल्प करता है। पहले आप उसको प्लान करेंगे, उसके बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सपेंशन को। तो वो जो प्लानिंग की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस। फिर अगर आप चाहते हैं आपकी फर्म की जो रिसोर्सेज हैं उनकी लिक्विडिटी सही बनी रहे, एडिक्वेट से मतलब है जितनी आपको ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे उसको कम रखते हैं तो जब भी आपको ज़रूरत होगी उतनी जो फंड्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और कोई अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिल रही है तो आप उसको गंवा सकते हैं। तो इसलिए हमें एडिक्वेट लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और उस एडिक्वेसी का हमें कैसे पता चल सकता है, उस एडिक्वेसी का हमें पता चल सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से। अगर हमारी प्लानिंग सही है, अच्छी है, तो हम एडिक्वेट लिक्विडिटी अपनी फर्म के लिए डिसाइड कर पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सिग्निफिकेंस थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसकी प्रोसीजर, कि फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसीजर क्या है। इस प्रोसीजर का जो सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट्स वो है लाइन डाउन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, लाइन डाउन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो प्लान्स हैं वो सभी किस हिसाब से होंगे, जो हम शुरू में अपना मेन ऑब्जेक्टिव फर्म का लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग सभी हमें अपनी प्लानिंग करनी है, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग और प्रोसीजर बनाने हैं सभी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉलिसीज़ बनाएंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे फर्दर पॉलिसीज़, प्रोसीजर और प्लान बनेंगे। तो हमें पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो किस लिए होगा, कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को जो है वो फुलफिल करा जा सके। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमारे लगभग हम मान सकते हैं 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 8 साल के हैं, तो उनको हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आज के 8 साल बाद हमारा जो बिज़नेस है वो क्या होगा, अब जैसी कैपेसिटी है उससे डबल होगा। अब डबल हमें करना है। फॉर एग्जांपल, अब हम 5,000 यूनिट्स बेच पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बाद में हम 10,000 यूनिट्स बेच पाएँ। तो अब की साल कम से कम 1,000 यूनिट्स हमें पिछली बार के जो साल था उससे बढ़ानी पड़ेगी। तो वो एक साल में हमने कम उसको तोड़ दिया। तो शॉर्ट टर्म के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए और एड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अपने लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम अपना शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे, और हमें वो क्लियर होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा है स्टूडेंट्स, हमें उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसी जो हैं वो बनानी है। जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बेसिस पे ही ये पॉलिसीज़ बनेंगी, और पॉलिसीज़ जो हैं वो गाइड करेंगी कि हमें
क्या करना है। पॉलिसीज़ हमारी गाइडलाइन का काम करेगी जो प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड्स में और उनके यूटिलाइजेशन में, उनके कंट्रोल में हेल्प करेंगी। इससे हमें हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। पॉलिसीज़ जो हैं वो ये जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं उनके बेसिस पे बनाई जाती हैं। फिर थर्ड जो हमारा हम कहें स्टेप है प्रोसीजर का कि फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो हैं वो किस तरह के होंगे। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो पॉलिसीज़ हमने डिसाइड कर ली हैं। जो पॉलिसीज़ हम डिसाइड कर चुके हैं उनके बेसिस पे हम अपने प्रोसीजर्स बनाएंगे। प्रोसीजर्स क्या डिटरमाइन करेंगे, रूल्स और सब रूल्स इन पॉलिसीज़ को अगर हम वो करना चाहते हैं, हम कहें फॉलो करना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स और सब रूल्स होंगे, किन की हेल्प से हम उनको हम कहीं अचीव कर पाएंगे। और सबऑर्डिनेट्स को पता चलेगा इन प्रोसीजर्स की हेल्प से कि उनको किस तरह से काम करना है और किस तरह से एफिशिएंटली उनकी और इफेक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस को इनकी हेल्प से मेज़र करा जा सकता है। इनकी हेल्प से जो एम्प्लॉइज़ के टास्क होंगे वो भी कोऑर्डिनेटेड होंगे। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान जो है वो प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होता है। जब हमने प्रोसीजर जो है अपने वो डिसाइड कर लिए हैं, प्रोसीजर्स में हमने बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें जब हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का परफॉर्मा या तरीका वो सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, तो फाइनेंशियल प्लान में हम क्या देखेंगे कि हमारी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हमें कैपिटलाइजेशन किस हिसाब से करनी है और हमारी कैपिटलाइजेशन जो है इसके थ्रू डिटरमाइन होगी। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं कितना हमें उनकी ज़रूरत है, उनका करेक्ट एस्टिमेट हम फाइनेंशियल प्लान में लगाएंगे। फिर उसके बाद हम जब हमने ये सारी चीज़ें बना ली हैं उसके बाद हम रिव्यू करेंगे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे। ये देखते रहेंगे कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेके चले थे क्या उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पॉलिसीज़ बनी है, क्या उसके अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोसीजर्स बने हैं और क्या उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लान बना है। प्लान जो है इसमें छोटी यूनिट है, प्लान से बड़ा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से बड़ी पॉलिसीज़ और सबसे मेन लेवल पे क्या एक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और उसमें वो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनकी हेल्प लेती है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है और प्रोसीजर्स को भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प से डिसाइड करती है और फिर इनको जो हम कहें लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है और उनकी हेल्प से इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान जो है वो किस तरह का होता है और अगर हम एक साउंड फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं, अच्छा फाइनेंशियल प्लान, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या उसके प्रिंसिपल होंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी से यहाँ पे मतलब है कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वो सिंपल से मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि इस तरह से होना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता हो, हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रख के, फोरसाइटेडनेस को ध्यान में रख के बनाया जाए, ताकि प्रोविज़न्स जो हैं फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाए जाएं। जैसे अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। तो वो और सिंपलिसिटी से मतलब वो समझ में आए ईजीली, उसको सामने वाले को समझाना आसान हो, क्लियर हो। उसके बाद है इंटेंसिव यूज़। इंटेंसिव यूज़ से मतलब है जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी हेल्प से हो रहा हो और सही तरीके से हम उनको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है हम अगर कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज डालना चाहते हैं तो वो उसमें डल जाए। अब चेंज से मतलब यहाँ पे है हमें चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, जैसे कि बूम की सिचुएशन आ सकती है और हम रिसेशन में इसको बना रहे हैं, या हम बूम की सिचुएशन में बना रहे हैं और रिसेशन की सिचुएशन आ रही है, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं वो उनको ध्यान में रख के हम इनको बनाते हैं और वो 10 से 15 साल, 15 से 20 साल इस तरह के लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल रादर देन टू बी रिजिड।
फिर इसके बाद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मतलब है स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें वो इस तरह का होना चाहिए कि जो फंड्स की सप्लाई है वो एडिक्वेट हो, ताकि हमारे सामने अगर कोई अच्छी हम कहें अपॉर्चुनिटी आती है तो फर्म उसको मिस ना कर पाए। अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड नहीं होंगे तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। इकोनॉमिकल से मतलब है स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। जो भी हम फाइनेंशियल प्लान अपना बना रहे हैं और जिन जिन सोर्सेज से हम सोच रहे हैं कि फंड्स रेज करेंगे वो इस तरह के होने चाहिए कि हमें कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, कम से कम कॉस्ट में हमें सही तरह से अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर पाएँ। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी से मतलब है किसी भी तरह की कोई अगर नेगेटिव सिचुएशन भी आ जाती है तो उस टाइम हम उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, उससे रिलेटेड प्लान हमारे पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। कौन कौन से फंड्स हैं उस वक्त हम कौन कौन से फंड से पैसा रेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी से मतलब है कि जो फाइनेंशियल प्लान है उसको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ उसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ही हमारा प्लान होना चाहिए। ऐसे ना हो कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल प्लान हमने बताया है और उनमें जिन भी सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात कही गई है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स एक्चुअल प्रैक्टिस में अवेलेबल होने चाहिए और हम उनकी हेल्प से फ़ंड निकाल के जब हमें ज़रूरत हो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये थे स्टूडेंट प्रिंसिपल्स साउंड फाइनेंशियल प्लान के, आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो इसमें स्लाइड है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान की। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान से मतलब है कि कौन कौन सी ऐसे कारक जिनको हम कहते हैं जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स को हम कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके हिसाब से हम अपना फाइनेंशियल प्लान, वो पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के हम अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फाइनेंशियल प्लान तैयार किया जाता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस से मतलब है स्टूडेंट जैसे हम किस तरह के बिजनेस रन कर रहे हैं। हम सर्विसेज में हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं। सर्विसेज में भी मान लो अगर हम हैं तो क्या हम कोई हम कहें फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कोई बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत रहती है। अगर हम उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं रहती। तो उस हिसाब से ही हमें अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार रखना पड़ता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की होती हैं जिनमें लॉन्ग टर्म की बजाय जो शॉर्ट टर्म में भी हमें ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी शॉर्ट टर्म की नीड्स जो हैं वो तैयार रखनी होती हैं। उसके बाद है रिस्क। हम यहाँ पे ये देख के चलते हैं कि हम किस तरह के बिज़नेस में हैं, क्या वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट है, कम है। ये हमें क्लियर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी सिचुएशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये कहें कि अपना फाइनेंशियल प्लान बना पाते हैं। अगर हम रिस्क से हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हम ज़्यादा रिस्क लेना यहाँ पे चाह रहे हैं या कम रिस्क लेना चाह रहे हैं, या हम ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स जो हैं वो उनमें ज़्यादा पैसा लगाना चाह रहे हैं, या कम रिस्क वाले फंड्स जो हैं अपने फाइनेंशियल प्लान के लिए लेना चाह रहे हैं। जैसे डेट जो है उसको कम रिस्क का जो सोर्स है वो माना जाता है, जबकि इक्विटी को ज़्यादा रिस्क का सोर्स माना जाता है। तो अगर हम रिस्की एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करना चाह रहे हैं तो हम हो सकता है उसमें इक्विटी ज़्यादा रख लें। अगर हम लेस रिस्की रखना चाह रहे हैं तो हम डेट रख सकते हैं। तो इस तरह से रिस्क का फैक्टर जो है वो भी ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद है प्लान्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हमारी फर्म को हमने कब इसके बारे में सोचा है कि हम ग्रो करेंगे और कितना करेंगे। जैसे हम विज़न बना के चलते हैं जब भी हम एक फार्म या एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं तो हमने क्या एनविज़न करा है उसके एक्सपेंशन को लेके। जैसे हम ऐसे सोच रहे हैं कि आज के 10 साल बाद हम एक और ब्रांच खोलेंगे, आज के 5 साल बाद हम एक और ब्रांच खोलेंगे। तो उस हिसाब से हम ग्रोथ और एक्सपेंड कब करना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी हम अपने फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं। दूसरी बात है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है उसके हिसाब से भी फाइनेंशियल प्लान तैयार होता है। अगर मैनेजमेंट ऐसी है जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहती है तो हो सकता है वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी जो है वो ज़्यादा हो। अगर मैनेजमेंट इस तरह की है वो लेस
हम कहें रिस्क लेना चाहती है तो वो उसमें डिबेंचर्स को ज़्यादा रख सकती है। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड फाइनेंशियल प्लान को लेके क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो सिर्फ रिस्क को नहीं, वो ग्रोथ और एक्सपेंशन को लेके भी हो सकता है। तो जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो इन सारे पॉइंट्स में हम कहें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल से यहाँ पे मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसीज़ बिजनेसेस के लिए लेके आ रही है। कई गवर्नमेंट जो होती हैं वो बहुत ही हम कहें ये चाहती है कि कंट्री में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस हों, तो इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस करती हैं। कई जो हैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे ज़्यादा कंट्रोल चाहती हैं या उसको ख़त्म करना चाहती हैं। तो उस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल का उसमें जो रोल है वो भी वहाँ पे देखा जाएगा फाइनेंशियल प्लान तैयार करने से पहले। फिर उसके बाद है स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस से यहाँ पे मतलब है कि बिज़नेस किस तरह की स्टेजेस बिज़नेस की हैं। अगर ऐसा है कि बिज़नेस की स्टेजेस हम कहें प्रोडक्शन की है या डिस्ट्रीब्यूशन की भी है, या सारा कुछ जो है वो बिज़नेस खुद ही कर रहा है, वो फर्म खुद ही कर रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा हम कहें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल प्लान तैयार करना पड़ता है। अगर ऐसा है आप प्रोडक्शन कहीं और से करवा रहे हैं और फिर उसके बाद आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल प्लान उसके अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट ये लास्ट पॉइंट है जो फैसिलिटी ऑफ बिजनेस। ये यहाँ पे वर्ड बिजनेस नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वर्ड है फैसिलिटी ऑफ लीज। अगर आपको फैसिलिटी ऑफ लीज अवेलेबल है तो इसका मतलब आपको कम हम कहें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उन सारी चीज़ों को ख़रीदना नहीं पड़ेगा और वो आपको लीज़ पे ही मिल गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी फैक्टर थे जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लान की जो नीड्स हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हम कहें स्लाइड है वो उसमें डिस्कस किया हुआ है कि लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। अब हमने ये फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन से मतलब है कि कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा और उनको हम कहेंगे कि हमें उनसे ऊपर उठना होगा, उन पॉइंट्स को कम करना होगा ताकि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो साउंड हो सके और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हिंडरेंसेस हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो वो हिंडरेंसेस यहाँ पे या लिमिटेशंस जिनको हम कहेंगे वो डिस्कस कर रखी हैं। सबसे पहले हैं बेस्ड ऑन फोरकास्ट। अब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि फाइनेंशियल प्लान जो है वो फोरकास्ट पे बेस्ड होता है और फोरकास्ट जो है वो कुछ एक अजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं। तो अगर हमारी अजम्पशंस जो हैं वो अगर रोंग हैं या हम क्योंकि हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उससे हमारी फोरकास्टिंग रोंग हो सकती है या गलत हो सकती है। तो उससे हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से हम फोरकास्ट कर पाएँ और उसका अनसर्टेनिटी का जो हम कहेंगे पॉइंट है वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश, जितना हम उसको कम कर पाएंगे, जितने श्योर हो पाएंगे अपनी सभी चीज़ों को लेके, उतना ही हमें क्लियर हो पाएगा कि हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है। फिर है राइट एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो फाइनेंशियल प्लान को अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस करा था कि इफ़ेक्ट करता है। तो जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो इसके लिए अगर सही रहेगा तो फाइनेंशियल प्लान जो है वो सही रहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सभी डिपार्टमेंट्स में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो जो फाइनेंशियल प्लान है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो भी वो फिर हर तरह के चाहे हम फर्म के कोई भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हमें अचीव करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है उसकी दिक्कत हो सकती है, मैनेजमेंट के एटीट्यूड की दिक्कत हो सकती है और फोरकास्ट में जो है फोरकास्टिंग में किसी तरह की अगर गड़बड़ है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये अब तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग
के बारे में सारा कुछ पढ़ा था कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो प्लान है साउंड प्लान किस तरह का होगा, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सभी चीज़ें पढ़ी थी। अब देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हम करते क्या हैं, हम फंड्स को असेस करते हैं कि किस तरह के फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है, उसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कह रहे हैं। तो किस किस तरह के फ़ंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फ़िक्स्ड एसेट्स में हमें फ़ंड्स लगाने हैं, हमें करंट एसेट्स में फ़ंड्स लगाने हैं, इसके अलावा हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए, इन सब के लिए हमें पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, असेसमेंट की ज़रूरत है। पहले हमें पता हो कि हमारे जो फ़िक्स्ड एसेट्स हैं वो हमें कितने चाहिए और उसके लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, फिर करंट एसेट्स जो हैं वो हमें कितने चाहिए। तीसरी बात, इंटेंजिबल एसेट्स, किन किन इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे हम पेटेंट्स की बात करें या ट्रेडमार्क्स की बात करें, उनकी हमें ज़रूरत है और उसके हिसाब से हम अपनी कैपिटल की नीड्स जो हैं उसके लिए वो डिसाइड कर सकते हैं। फ़िक्स्ड एसेट्स में हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। जब हम फ़िक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स का पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। डिफ़िकल्ट टास्क क्यों होता है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए करी जाती हैं और लंबे टाइम की जब हम बात करते हैं उनमें सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। जो आज के 10 साल बाद होने वाला है उसको आज ही उसकी लिए सारी चीज़ें तैयार करना वो एक डिफ़िकल्ट काम है। तो और दूसरी बात, ये लार्ज स्केल के प्रोडक्शन की टेक्निक्स इसमें ज़्यादातर यूज़ होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स और सभी, उनमें डील करना वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके अलावा जो लेबर काम करने वाले हैं इनके लिए उनकी वेजेस और उनके काम को ध्यान में रख के सारी चीज़ें डिसाइड करना वो मुश्किल काम है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या हो सकती हैं, कैसे हम अपने इक्विपमेंट्स को रीन्यू करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, वो बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। फ़िक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट कितनी आएगी वो सभी ध्यान में रखना पड़ता है। और फिक्स्ड एसेट्स को हम कहें एक बार हमने उससे रिलेटेड डिसीजन ले लिया तो उसको रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल है और उससे बहुत सारे लॉसेस हमें हो सकते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट्स की असेसमेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि फ़िक्स्ड एसेट्स की जब हम असेसमेंट करते हैं तो किन किन कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ध्यान में रखते हैं। इसमें हम ध्यान में रखते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने यहाँ अलग अलग डिस्कस करना है। इनके लिए अलग अलग स्लाइड्स बनाई हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, किस तरह का बिज़नेस जो है वो हमने शुरू कर रखा है और उसमें उस हर तरह का बिज़नेस में स्टूडेंट, ये नेचर ऑफ बिज़नेस का जो पॉइंट है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वही है कि कई इस तरह का बिज़नेस होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हमें ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद साइज़ ऑफ बिज़नेस है कि हमारे बिज़नेस का साइज़ कैसा है, छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर तीसरी बात यहाँ पे होती है हमारा स्कोप ऑफ बिज़नेस। स्कोप ऑफ बिज़नेस से मतलब है कि हमारा वही जो हमने पीछे डिस्कस करा था, सिंगल फेज़ ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है या ज़्यादा फेज़ है, या सिर्फ एक ही तरह की एक्टिविटीज़ में हम काम कर रहे हैं, तो हमें कम फंड्स की ज़रूरत होगी। तीसरी बात, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फैसिलिटी ऑफ बिज़नेस लिखा गया है, ये गलत है, यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ लीज़ आएगा, जैसे पीछे वाली स्लाइड में भी ये गलत हो गया था। फैसिलिटी ऑफ लीज से मतलब है कि अगर हमें रेंटेड कुछ एक हमारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं तो वो वहाँ पे कम पैसे की हमें ज़रूरत होगी, उनको परचेज़ करने के लिए हमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है कुछ एक एक्टिविटीज़ क्या होता है, एंटरप्रेन्योर खुद नहीं करता और वो आगे किसी न किसी को हम कहें कि उनसे करवा लेता है। अगर ऐसा है तो उन्हें उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग किस रेट में मिल रही है, कम रेट में मिल रही है तो कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा रेट में मिल रही है तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो जो इक्विपमेंट्स हम खरीद रहे हैं वो किस तरह के खरीद रहे हैं। इक्विपमेंट्स अगर हम पुराने खरीद रहे हैं तो फिर हमें उस हिसाब से
सेकंड हैंड इक्विपमेंट्स कहते हैं, हम उनको खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा कम कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर हम उनको रेंट पे ले रहे हैं एसेट्स को तो भी हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर हमें कंसेशन मिल रहा है जब हम उनको खरीद रहे हैं तो भी हमें फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल हमें 20% कंसेशन मिल रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ जो 10,000 रुपये की थी तो हमें उसके ऊपर 2,000 रुपये का कंसेशन मिल रहा है, अब वो हमें 8,000 की मिल सकती है। अगर वो हमें 100% पे खरीदनी पड़ती तो वो 10,000 हमें पूरे उसके लिए कैपिटल में से निकालने पड़ते। तो ये इंटरनल फैक्टर है। फिर से बता देती हूँ, इंटरनल फैक्टर में नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का है। नेचर ऑफ बिजनेस से मतलब अगर बड़ी बड़ी जॉइंट मशीनरीज की ज़रूरत है, वो है महंगी आती हैं तो उस हिसाब से ही पैसे की ज़रूरत होगी। साइज़ अगर बहुत बड़ा है, ज़्यादा मशीनें चाहिए हैं, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। ज़्यादा तरह की एक्टिविटीज़ हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। लीज़ की फैसिलिटी हमें मिल रही है तो कम पैसे की ज़रूरत होगी। कॉन्ट्रैक्टिंग हमें आगे से मिल रही है और वो भी कम पैसे में मिल रही है तो कम कैपिटल की ज़रूरत होगी। ओल्ड इक्विपमेंट्स खरीद पा रहे हैं अच्छी कंडीशन में, कम पैसे की ज़रूरत होगी। अगर हम रेंट पे हमें मिल रहे हैं तो कम पैसे की ज़रूरत होगी, और अगर कंसेशनल मिल रहा है तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब इंटरनेशनल कंडीशंस कैसी हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। अगर इंटरनेशनली ही उस चीज़ के रेट हाई चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी पॉपुलर ट्रेंड है उस चीज़ को लेके हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना भी फॉर्म में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। और अगर वो चेंजेस लेके आने में भी हमें पैसा लगाना पड़ रहा है तो वो पैसा हमारा लगेगा, क्योंकि हम उससे उस पॉपुलर ट्रेंड से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। फिर इकॉनमी जो है उसमें किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितने और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इकॉनमी अगर ऐसी है जो हमें शाइनिंग सिचुएशन से की है तो हम कह सकते हैं हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर पाते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कैसी है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अगर कंज्यूमर जो है वो किसी स्पेसिफिक तरह की रिक्वायरमेंट्स उसके लिए चाहता है तो हमें वो चीज़ें एडअप करनी पड़ती हैं। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो उसमें किस तरह की क्वालिटी लेके आ रहा है। अगर वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी और उसी रेट में प्रोवाइड करवा रहा है तो उससे हमें क्या हो सकता है, नुकसान होने की संभावना है। तो हमें भी उसके कॉम्पिटिशन में रहना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उतनी ही क्वालिटी और सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और नई टेक्नोलॉजी कोई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आ गई है तो हमें भी वो टेक्नोलॉजी इम्प्लांट करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़्यादा कैपिटल जो है हमें वो लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं या डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमारी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं फिक्स्ड एसेट को लेके वो किस तरह की हो सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होते हैं, हमारी डे टू डे जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो एसेट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट की असेसमेंट कहते हैं। जैसे हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है फर्म के लिए, रूटीन एक्सपेंसेस के लिए या रिसीवेबल्स के लिए या कंटिजेंसीज के लिए पैसे निकालने हैं, तो उन सब की जो टोटल हमारे पैसे की डिमांड है उसको हम एडअप करके ये बता सकते हैं कि हमें कितने टोटल करंट एसेट्स चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडिक्वेट स्टॉक से क्या मतलब है हमारा यहाँ पे। जैसे हमारी फर्म समझ लो हर बार 1 लाख यूनिट्स जो है वो मार्केट में लेके आ रही है। अब जो पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि आपका जो हम कहें प्रोडक्ट है वो डिमांड में है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार से हमें थोड़ी सी ज़्यादा यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। अब मान लीजिए आप उतनी ज़्यादा यूनिट नहीं बना पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा था वो आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो कोई और प्रोडक्ट खरीदेगा और फिर और प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो फिर वो उसके लिए लॉयल हो जाएगा और आपको उसे लॉन्ग टर्म में नुकसान होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक जो है हमारे प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास उसको फुलफ़िल करने के लिए जो फंड्स हैं उनका एडिक्वेट स्टॉक होना चाहिए। हमारे पास एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए उन सभी सिचुएशंस को हम कहीं टैकल करने के लिए। फिर है रूटीन के एक्सपेंसेस।
रूटीन के एक्सपेंसेस जो भी एक मंथ के या डे टू डे रूटीन हम वेजेस सैलरी ओवरहेड्स की बात करते हैं, उनके लिए हमें मिनिमम कैश चाहिए। वो हम अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया लगा लेते हैं, फिर उनको एडअप करके वो हम अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। रिसीवेबल्स जो हैं उनका हम आइडिया लगा सकते हैं। रिसीवेबल्स से मतलब है जो भी हमने रिसीव अभी अपने कस्टमर से करना है, वो हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, हम कैसी क्रेडिट टर्म्स पे अपने हम कहें कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है कंटिंजेंसीज़ को मीट करने के लिए। कंटिंजेंसीज़ को मीट करने से मतलब है कि अगर किसी तरह की एकदम से कोई किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको कैसे फेस करेंगे, उसके लिए हमने कौन से सोर्सेज जो हैं वहाँ से पैसा उठाना है। तो ये सारी हमारी असेसमेंट करंट एसेट्स से रिलेटेड है। और करंट एसेट्स कि अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सब से जो हमें हम कहें इन सब के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है वो हम पता करके सबको ऐड करके अपनी टोटल करंट एसेट्स की असेसमेंट्स फाइनेंशियल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको बता सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। अब दो तरह के एसेट होते हैं स्टूडेंट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो उनकी जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे थे, प्लांट मशीनरी, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं छू सकते हैं, तो इनका डिस्कशन पहले ही हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे इनटेंजिबल एसेट्स की। तो इनटेंजिबल एसेट्स से यहाँ पे हमारा मतलब है जैसे कि प्रमोशन के एक्सपेंसेस हैं। अब प्रमोशन ऐसे देखा जाए तो हमें यूँ कुछ दिखेगा नहीं, जैसे हम कहें फार्म का जो मशीनरी है वो हमें दिखाई दे रही है, उसको हम छू सकते हैं। लेकिन प्रमोशन क्या है, हमने पब्लिसिटी करी, अब वो पब्लिसिटी हमें ऐसे नहीं दिखाई देगी। वो तो जब पब्लिसिटी कर रहे थे तब हमें वो दिख रहे थे, और उसके बाद हमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन लोग उसको रिकॉल कर पाएंगे और उसकी हेल्प से हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों के दिमाग में जाएगा, उनको याद रहेगा और वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसलिए इनको इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। तो इनके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। उन सबको एडअप करके हम अपनी इनटेंजिबल एसेट्स की असेसमेंट को बता पाते हैं। तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, जिन एक्सपेंसेस की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को हम कहें जो हमारा कस्टमर है उस तक हम पहुंचा पा रहे हैं कि हम इस तरह का प्रोडक्ट या इस तरह का हम आइडिया लेके आए हैं। दूसरा यहाँ पे एक और प्रमोशन एक्सपेंसेस की बात होती है। एक होता है प्रमोशन से मतलब है यहाँ पे जब शुरू में हम बनाते हैं अपनी फार्म को, हम कहें हमारे प्रमोटर्स जब फार्म को बना रहे हैं, एक वो प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। उनसे मतलब है कि जैसे हमने इनिशिएशन करा है अपने फार्म का, इनिशिएशन में भी फार्म की हम कहें कुछ ना कुछ फंड्स लगते हैं। जैसे उन फंड्स को प्रमोटर्स उस वक्त वो फंड्स लगा रहे होते हैं, तो उन फंड्स के आइडिया को भी हम यहाँ पे प्रमोशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं। पहले हम बिज़नेस को इनिशिएट करते हैं, कहीं जाके अपनी फार्म को रजिस्टर करवाते हैं, रिसर्च में पैसा लगता है, स्पेशलिस्ट को हम पे कर रहे हैं, हम किसी वकील को पे कर रहे हैं, हमने अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है, वो सभी पेमेंट्स जो हैं, तो उन सभी पेमेंट उन सभी चीज़ों की पेमेंट हम प्रमोटर्स को करते हैं उन सर्विसेज के लिए, तो वो प्रमोशन एक्सपेंसेस है। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस से मतलब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन से है कि हमने फाइलिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, कॉरपोरेशन टैक्स फ़ी, वो सारी की सारी फ़ी जो पे करी हैं, तो वो हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के एक्सपेंसेस हैं। फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग लॉसेस। ऑपरेटिंग लॉसेस से मतलब है लार्ज स्केल बिजनेस की डेवलपमेंट की स्टेज जब होती है तो शुरू में हमें कुछ एक सालों तक लॉस सफ़र करना पड़ता है। इस डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए हम एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो इस तरह के लॉसेस हैं, इनके लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा कैपिटल इनिशियल ईयर्स में, इन लॉसेस को हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटिंग लॉसेस हैं। फिर है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की कुछ हमें कॉस्ट पड़ती है, उसमें जैसे फाइनेंसिंग की कॉस्ट से मतलब है यहाँ पे जैसे मान लो अंडर राइटिंग की कॉस्ट है, सिक्योरिटीज़ को इशू करने की कॉस्ट है, ब्रोकरेज कॉस्ट है, प्रॉस्पेक्टस की फ़ी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट में आती हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है कि हमें जैसे गुडविल भी अपनी फर्म की खरीदनी पड़ रही है या परचेज कर रहे हैं, हम कोई इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हम खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब हम गुडविल भी परचेज कर रहे हैं। तो गुडविल को भी हमें अर्न करने के लिए हम कह सकते हैं इंटेंजिबल, गुडविल भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, तो उसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा पैसे हमें पे करने पड़ते हैं, वो जो गुडविल वाला हेड है उसमें चले जाते हैं। तो या हम कोई चीज़ बनाने का तरीका जो है वो उसका पेटेंट किसी कंपनी ने करवा रखा है, अगर हम उसको यहाँ पर किसी दूसरी फर्म के पास अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका है तो वो भी हमें, वो उन्होंने पेटेंट करवा रखा है, तो कई बार वो भी हमें ख़रीदना पड़ता है। तो उसको ख़रीदने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो भी इसी में आता है। तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इनके लिए भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी के सभी एक्सपेंसेस हमारी किस में आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को ख़रीदने की जो रिक्वायरमेंट है, असेसमेंट है, उसमें आते हैं। इन सभी में हम देख लेते हैं कि हमें लगभग कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको हम ऐड कर लेते हैं, और फिर हम बता पाते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स की हमारी फर्म के कितनी पैसे या कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग का। मैंने इसमें सभी जो भी फिक्स्ड और इंटेंजिबल और करंट या फाइनेंशियल प्लान के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सभी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।